दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 17,56,232 हो गई है। इसमें एक्टिव मामलों की संख्या 5,70,201 है। अच्छी बात यह है कि 11,48,163 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 37,436 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो अभी तक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां पर 4,31,719 कुल मामले हो गए हैं। वहीं तमिलनाडु में कुल मामलों की संख्या 2,51,738 हो गई है, जबकि आंध्र प्रदेश में 1,50,209 मामले हो गए हैं और दोस्तों दिल्ली में 1,36,716 कुल मामले हैं, जबकि कर्नाटक में 1,29,287 मामले हो गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि सरकार का बहनों को तोहफा, रक्षाबंधन पर बस यात्रा मुफ्त, खुली रहेंगी मिठाई की दुकानें। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को बड़ी राहत दी है। महिलाएं सोमवार को राज्य परिवहन की सभी बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। इसके अलावा राखी और मिठाई की दुकानों को भी सरकार ने खोलने का फैसला लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को रक्षाबंधन के कारण योगी सरकार ने ये निर्णय लिया है। आपको बता दें कि महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यूपी में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहता है। लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहता है, लेकिन इस रविवार को सरकार की ओर से लोगों को थोड़ी राहत दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए रविवार को राखी और मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि सीएम योगी पिछले 3 वर्षों की तरह इस वर्ष भी रक्षाबंधन के पर्व पर यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील के अलावा मिलेगा ब्रेकफास्ट भी। दोस्तों आपको बता दें कि अब सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील के अलावा ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई शिक्षा नीति में कहा गया कि पौष्टिक नाश्ते के बाद सुबह का समय अध्ययन के लिए अच्छा साबित हो सकता है, इसलिए नाश्ते को शामिल करके मिड डे मील योजना के विस्तार की सिफारिश की गई है। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के अनुसार कुपोषित और अस्वस्थ बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ाई करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर स्वस्थ भोजन, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, परामर्शदाताओं और स्कूली शिक्षा प्रणाली में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ध्यान दिया जाएगा। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि जहां बच्चों को गर्म भोजन मुहैया कराना संभव नहीं होगा, वहां पर मूंगफली, चना, गुड़ और स्थानीय फलों जैसे साधारण लेकिन पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके अलावा सभी स्कूली बच्चों का नियमित रूप से मेडिकल चेकअप होगा। इसकी निगरानी के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। दोस्तों जिस तरीके से स्कूली शिक्षा में बदलाव करते हुए अब सरकार मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट भी देने की सिफारिश कर रही है, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि झारखंड में रक्षाबंधन के बाद हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में हाल के दिनों में महामारी के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार एक बार संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने पर विचार कर रही है। उच्च स्तर पर इसे लेकर मंथन भी चल रहा है। चर्चा है कि 31 जुलाई से शुरू हुए महामारी जांच के विशेष अभियान के परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद सरकार इस पर निर्णय भी ले सकती है। माना यह जा रहा है कि रक्षाबंधन के बाद राज्य में कुछ समय के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये लॉकडाउन 1 सप्ताह या 15 दिनों के लिए हो सकता है। इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है। अनलॉक अवधि में देश के बाकी हिस्सों की तरह झारखंड में भी आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई है। वहीं दूसरी ओर इस अवधि में संक्रमण भी कई गुना रफ्तार से बढ़ गया है, इसलिए अब दोबारा से लॉकडाउन की जरूरत महसूस होने लगी है। दोस्तों हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से महामारी पूरे देश में बढ़ रही है, क्या आपके राज्य में भी लॉकडाउन दोबारा से लगाया गया है? कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में रक्षाबंधन पर चलेंगी डीटीसी की सभी बसें, मास्क लगाना होगा जरूरी। बता दें कि दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी रक्षाबंधन के दिन अपने बेड़े की सभी बसों को सड़कों पर उतारेगा। डीटीसी के अनुसार महामारी के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक बसों को उन्हीं स्थानों से चलाया जाएगा जहां पर बस को सैनिटाइजेशन करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त सभी संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्र में पड़ने वाले बस टर्मिनलों पर समय से बस परिचालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बसों में सफर करने के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के कारण इस समय दिल्ली में डीटीसी की सभी बसें नहीं चल पा रही हैं। ऐसे में रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए दिल्ली परिवहन निगम ने विशेष व्यवस्था की है। इसके तहत सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी करते हुए उनका पालन करते हुए रक्षाबंधन के दिन यानी कि सोमवार को सभी बसें चलेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की सभी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त है।
दोस्तों आपको बता दें कि पहले भी राखी पर महिलाओं से टिकट का पैसा नहीं लिया जाता था। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने हमेशा के लिए डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क टिकट कर दिया है। अब कोई भी महिला चाहे कहीं की भी रहने वाली हो, अगर डीटीसी बसों से सफर करती है तो उससे टिकट का पैसा नहीं लिया जाता। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, उपभोक्ताओं के लिए अगस्त की पहली राहत भरी खबर, एलपीजी सिलेंडर प्राइस में नहीं हुआ है कोई बदलाव। दोस्तों आपको बता दें कि एलपीजी के दामों में पिछले 2 महीनों से बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन इस महीने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के मूल्य में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के मूल्य की समीक्षा की जाती है और अमेरिकी डॉलर रुपए के एक्सचेंज रेट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों के आधार पर सिलेंडर के दाम में वृद्धि या कमी की जाती है। पिछले महीने दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में सिर्फ 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं मुंबई में एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 3.5 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जून में 11.5 रुपए की वृद्धि देखने को मिली थी। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय 14.2 किलोग्राम के नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर का मूल्य 594 रुपए है। वहीं कोलकाता में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर को आप 621 रुपए में खरीद सकते हैं। मुंबई में भी नॉन सब्सिडी वाला सिलेंडर 594 रुपए का है, जबकि चेन्नई में इसकी कीमत 610 रुपए 50 पैसे है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि अब हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है चालान। केंद्र सरकार बना रही है नया नियम। दोस्तों अगर आप बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम होने जा रही है, क्योंकि अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है और बाइक या स्कूटी चला रहे हैं तो भी आपका चालान कट सकता है। जी हाँ, सरकार कुछ इसी तरीके का नियम अब लागू करने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि हाईवे या सड़क के किनारे से हेलमेट खरीदना अब महंगा पड़ सकता है। केंद्र सरकार एक ऐसी योजना तैयार कर रही है कि जिसमें कि दोपहिया वाहनों पर लोकल क्वालिटी का हेलमेट लगाने पर चालान कट सकता है। नए नियम के मुताबिक अगर कोई लोकल हेलमेट लगाकर बाहर निकला तो जुर्माना लग सकता है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि दोपहिया सवारों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS मानक वाले हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। दोस्तों आपको बता दें कि अब लोकल हेलमेट के इस्तेमाल और बिक्री को रोकने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लागू करने जा रही है। नए नियम के मुताबिक लोकल हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अब लोकल हेलमेट बनाने और उसकी बिक्री करने वालों पर भी जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि लोकल हेलमेट बनाने वालों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इस नए कानून में जेल का प्रावधान भी शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको भी बता दें कि अगर आपके पास भी लोकल हेलमेट है तो आज ही उसे बदल दीजिए। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि भारत में महामारी मरीजों की संख्या 17 लाख के पार। 24 घंटे में आए 54,736 नए केस। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी की चपेट में आने वालों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है। महामारी संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में रोजाना 50,000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों के केस सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में महामारी संक्रमित 54,736 मरीजों की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महामारी संक्रमित मरीजों की संख्या 17 लाख को पार कर चुकी है। देश में महामारी संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,50,723 हो चुकी है और इनमें से 5,67,730 एक्टिव केस हैं। अच्छी बात ये कही जाएगी कि देश में अब तक 11,45,630 महामारी संक्रमित मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। महामारी की चपेट में आने से अब तक 37,364 मरीज दम तोड़ चुके हैं। आपको बता दें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के मुताबिक 1 अगस्त से देश भर में 1,98,21,831 सैंपल की जांच की गई है। इनमें शनिवार को टेस्ट किए गए 4,63,172 सैंपल भी शामिल हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि 300 रुपए में मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का कवर। इस सरकारी बैंक ने पेश की है खास बीमा पॉलिसी। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के इलाज के लिए बीमा कंपनियों ने महामारी कवच बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत इसका टेन्योर है। ये पॉलिसी बैंक भी अपने ग्राहकों को बेच रहे हैं। आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने महामारी कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है। ये बीमा पॉलिसी महामारी से जुड़े स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षा देती है। दोस्तों आपको बता दें कि कैनरा बैंक के मुताबिक उसने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ गठजोड़ किया है। बैंक ने कहा कि किसी व्यक्ति के महामारी से संबंधित इलाज के खर्चों पर बीमा सुरक्षा देने
वाली इस पॉलिसी के न्यूनतम 300 रुपए से प्रीमियम शुरू होगा। दोस्तों आपको बता दें कि बैंक के साथ साझेदारी करने वाली कंपनियां महामारी कवच नाम से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की पेशकश करेगी। इन पॉलिसियों के तहत व्यक्ति न्यूनतम 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर करा सकता है। ये व्यक्तिगत या परिवार के लिए खरीदी जा सकती है। इसमें बीमारी के इलाज के दौरान कमरे के किराए की कोई सीमा तय नहीं है और इसे घर पर रहकर 15 दिन के इलाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पॉलिसी के तहत बीमा अवधि अधिकतम 9.5 माह रहेगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ट्रैफिक रूल अब बदल गया है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात की तो 10,000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों को लेकर एक बार फिर सख्ती की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस संबंध में नया शासनादेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाते वक्त अगर मोबाइल पर बात की तो बहुत महंगा पड़ेगा। 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े गए तो पहली बार में 1,000 और दूसरी बार में 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। केंद्र के नए मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत अब प्रदेश में कड़े प्रावधान किए गए हैं। आदेश के मुताबिक अब बिना हेलमेट 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा। पार्किंग नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 और दूसरी बार में 1,500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। बिना सीट बेल्ट के कार चलाने पर 1,000 और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों में बाधा डालने या फिर अधिकारी की बात नहीं मानने पर दुगना जुर्माना देना होगा। पहले जुर्माना 1,000 रुपए था जो अब बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रूस ने कहा कि इसी माह वैक्सीन को मंजूरी और 2 महीने बाद लोगों को मिलेगी खुराक। दोस्तों आपको बता दें कि रूस अक्टूबर से महामारी के खिलाफ एक बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश के स्वास्थ्य अधिकारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सबसे पहले देश के डॉक्टर्स और शिक्षकों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रेगुलेटर्स इसी महीने देश की पहली महामारी वैक्सीन को मंजूरी दे सकते हैं। हालांकि बेहद तेजी से वैक्सीन तैयार करने पर कुछ एक्सपर्ट ने चिंता भी जाहिर की है। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में महामारी की 20 से अधिक वैक्सीन पर काम हो रहा है। वहीं रूस के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि मॉस्को में स्थित गलमिया इंस्टीट्यूट ने रूसी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है और अब पेपर वर्क पर काम हो रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि जादू टोने के लिए निकाले गए थे सुशांत के अकाउंट से पैसे, सामने आई है डिटेल्स। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड केस में अब एक अलग ही एंगल चल निकला है। एक्टर के परिवार ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर ढेरों इल्जाम लगाए हैं, जिसमें कि सुशांत के सुसाइड के लिए उकसाना शामिल है। इसके साथ ही परिवार का ये भी आरोप है कि रिया ने सुशांत पर काला जादू किया था। अब सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट की डिटेल सामने आई है, जिनमें बताया गया है कि 3 बार उनके अकाउंट से पूजा सामग्री खरीदने के लिए पैसे निकाले गए थे। वहीं एक बार पैसे निकालकर पंडित को भी दिए गए हैं। सुशांत के परिवार का दावा है कि इन पैसों से रिया चक्रवर्ती ने एक्टर पर जादू टोना किया था। दोस्तों आपको बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक से सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट के पेपर सामने आ गए हैं। इसमें बताया गया है कि 5 बार पूजा के नाम पर पैसे निकाले गए थे। इसे सुशांत के परिवार ने काला जादू बताया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के सीए ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि सुशांत के पिता द्वारा किए गए दावों के विपरीत सुशांत के खाते में बहुत ज्यादा लेन देन नहीं हुआ है। यहाँ तक कि उनके खाते में इतनी रकम मौजूद भी नहीं है जितने का दावा सुशांत के परिवार ने किया है। सीए संदीप श्रीधर ने बताया कि रिया के खाते में भेजी गई 1,000 रुपए की फीस और रिया की मां द्वारा भेजे गए 33,000 रुपए के अलावा कोई बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चंद्रयान 2 मिशन को लेकर कायम है उम्मीद। चेन्नई के इंजीनियर ने इसरो को दी है महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन को 1 साल का वक्त हो चुका है। साल 2019 में भारत का ये मिशन पूरी दुनिया में चर्चाओं का केंद्र रहा। इस अंतरिक्ष यान ने 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 2 अभियान चंद्रमा की सतह पर उतरने की भारत की पहली कोशिश थी। इसरो ने चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव वाले हिस्से पर इसकी लैंडिंग कराने की योजना बनाई थी। हालांकि लैंडर विक्रम ने पिछले साल सितंबर में चंद्रमा पर हार्ड लैंडिंग की थी। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस मिशन को लेकर उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन चेन्नई के एक इंजीनियर ने इसरो के साथ कुछ ऐसी ही तस्वीरों को साझा किया है, जिसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को लेकर उम्मीदें एक बार फिर से जग गई हैं। चेन्नई के इंजीनियर ने कुछ तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि चंद्रयान 2 का रोवर चंद्रमा की सतह पर बरकरार है और उसने विक्रम रोवर से निकलने के बाद कुछ मीटर का सफर भी तय किया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अब देश भर में 150 और हरियाणा पंजाब में 18 प्राइवेट ट्रेनें दौड़ेंगी। जाने किन रूटों पर चलेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि देश और पंजाब हरियाणा में जल्द ही व्यापक स्तर पर प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। इनमें कई
खासियतें होंगी। भारतीय रेल ने 109 रूटों पर चलने वाली 150 प्राइवेट ट्रेनों का रूट तैयार करके देश भर के अधिकारियों से सुझाव मांगे हैं। रेल मंत्रालय ने लिखित आदेश और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोस्तों आपको बता दें कि इन खास ट्रेनों के पटरी पर उतरने के बाद मौजूदा समय में चल रहे ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव होगा। हरियाणा और पंजाब में भी 18 रूटों पर ये ट्रेनें दौड़ेंगी। इनमें दैनिक और साप्ताहिक ट्रेन भी शामिल होगी। इस संबंध में अधिकारियों को 7 अगस्त तक अपने सुझाव रेल मंत्रालय को भेजने हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इन 150 ट्रेनों से देश के सभी प्रमुख स्टेशनों को जोड़ दिया गया है। इन ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। प्रत्येक ट्रेन में 16 डिब्बे या इससे अधिक होंगे ताकि यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सके। दोस्तों आपको बता दें कि सभी ट्रेनों के डिब्बे मेक इन इंडिया की नीतियों के तहत बनाए जाएंगे और इन ट्रेनों को दौड़ाने की जिम्मेदारी रेलवे के चालक की होगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि यूपी के कई इलाकों में अगले 3 घंटों में होगी बारिश। जाने रक्षाबंधन पर कैसा रहेगा मौसम। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 घंटों में उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़ जिलों और उसके आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर अगले 3 घंटों के दौरान बारिश या फिर गरज के साथ बिजली की संभावना है। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान तटीय केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और कर्नाटक में भी मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने रक्षाबंधन वाले दिन यानी कि 3 अगस्त को कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों आपको बता दें कि तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम और मेघालय पर मानसून सक्रिय होगा। इसी के साथ इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी संभव है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि तेजस्वी बोले महामारी जांच में आंकड़ों का खेल खेल रही है सरकार, संकट काल में आराम कर रहे नीतीश। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में महामारी का कहर और बाढ़ को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। उन्होंने राज्य सरकार पर आंकड़ों का खतरनाक खेल खेलने का आरोप लगाया है और साथ ही जनता की जिंदगी से नहीं खेलने को लेकर आगाह भी किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि महामारी और बाढ़ के संकट काल में मुख्यमंत्री जनता की पीड़ा से दूर अपने आलीशान बंगले में आराम कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों बाढ़ और महामारी का दोहरा संकट गहराया हुआ है। इससे बड़ी आबादी प्रभावित हो गई है। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर ही सवाल खड़े किए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार को आड़े हाथों लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में महामारी जांच लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही बढ़ रहा है महामारी मरीजों का आंकड़ा। इसको लेकर नीतीश सरकार को निशाने पर लेते हुए तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार महामारी जांच में आंकड़ों का खतरनाक खेल खेल रही है। महामारी संक्रमण के 5 महीने बीत जाने के बाद भी जांच का आंकड़ा बढ़ाने के लिए एंटीजन टेस्ट बढ़ाया जा रहा है, जबकि RT-PCR टेस्ट नाम मात्र के हो रहे हैं। तेजस्वी ने आगे आगाह करते हुए लिखा कि सरकार अपनी विफलताएं छिपाने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ ना खेले। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अयोध्या में दिखेगी गंगा जमुनी तहजीब, भूमि पूजन के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को न्योता। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन ही नहीं होगा बल्कि सौहार्द मंच भी सजेगा। राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी, अयोध्या के समाजसेवी पद्मश्री मोहम्मद शरीफ, बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी आमंत्रित लोगों की सूची में शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इकबाल अंसारी के पिता हातिम अंसारी न सिर्फ बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार थे बल्कि राम मंदिर आंदोलन के अगुआ रहे रामचंद्र परमहंस के करीबी दोस्त भी थे। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन में सभी धर्मों, पंथों, सनातन धर्म और शंकराचार्यों के अलावा सूफी संप्रदायों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है। इनमें ईसाई, जैन, सिख, मुस्लिम, बौद्ध धर्म के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रण दिया गया है। इन सभी को फोन से न्योता दिया गया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बताते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, जो बाइडेन जैसा हो। अमेरिका में गूंज रहे ऐसे नारे। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के समर्थकों ने प्रभावशाली भारतीय अमेरिकियों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए 14 भाषाओं में एक अभियान शुरू करने की गुरुवार को घोषणा की है। उदाहरण के लिए बाइडेन के प्रचार अभियान ने अमेरिका का नेता कैसा हो, जो बाइडेन जैसा हो चुनावी नारा तैयार किया है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के एक लोकप्रिय चुनावी नारे से लिया गया है। इसके अलावा कई अन्य नारे भी तमाम भारतीय, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उर्दू, कन्नड़, मलयालम और तमाम अन्य भाषाओं में भी नारे तैयार किए गए हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।